अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम कास्ट अकाउंटिंग के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में से दूसरे लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पिछले लेक्चर का क्विक रिकैप लेंगे। जी, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, और उन ब्रांचेस में मैंने बात की थी कि हमारे पास 3 ब्रांचेस होंगी। कौन कौन सी? हमने बात की थी कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हमारे पास कास्ट अकाउंटिंग है और हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इन तीनों के हवाले से हमने ये बात तय की थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज होती है और एक्सटर्नल इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ये ज्यादा यूज होते हैं। कास्ट अकाउंटिंग कास्ट के रेलिवेंट, कास्ट की असर्टननेस, कास्ट की मेजरमेंट, कास्ट की बजटिंग एटसेट्रा, वो सारे एस्पेक्ट्स किस में कवर करते हैं हम कास्ट अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात की थी कास्ट की क्लासिफिकेशन की। तो इसमें से जो पहली तीनों कास्टें थी, ये डायरेक्ट कास्टें थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट प्रोडक्शन कास्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट थे। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, और इनके सम को हमने क्या कहा था, ये टोटल फैक्ट्री कास्ट है, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है। फिर हमने कास्ट के बिहेवियर डिस्कस किए थे। फिक्स्ड का हमने कहा था कि ये कांस्टेंट रहती है हर एक्टिविटी लेवल पे। वेरिएबल का हमने ये कहा था कि ये इन टोटल चेंज करती है जैसे जैसे आपके एक्टिविटी लेवल चेंज होते हैं। और फिर सेमी वेरिएबल में हमने कहा था कि इसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है, फिक्स्ड की भी और वेरिएबल की भी। इसकी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की थी, सेल्समैन की सैलरी शेयर की थी आपके साथ, टेलीफोन बिल शेयर किया था आपके साथ कि टेलीफोन बिल में लाइन रेंट भी है और कॉल चार्जेस भी है। तो लाइन रेंट फिक्स्ड है और कॉल चार्जेस वेरिएबल है। और मैंने इसी तरह जो सेल्समैन की सैलरी है, कुछ बेसिक सैलरी है जो फिक्स्ड है, बाकी उसकी कमीशन ऑन सेल्स है वो वेरिएबल पोर्शन है। फिर हमने बात की थी सेमी वेरिएबल स्टेप्ड फिक्स्ड कास्ट की, कि ऐसी कास्ट जो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज कर जाती है, फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज कर जाती है, एंड सो ऑन। स्टेप फिक्स्ड कास्ट की भी हमने बात की थी जी। तो आज के सेशन में हमारा जो एजेंडा है उसमें हम लोग ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, जिसमें कास्ट यूनिट या कास्ट ऑब्जेक्ट है, कॉस्ट सेंटर है, रेवेन्यू सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है, अपॉर्चुनिटी कास्ट, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेलिवेंट कास्ट, इररेलिवेंट कास्ट, संक कास्ट, प्रोडक्ट कास्ट, पीरियड कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट, एक्सप्लिसिट कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट और कास्ट एक्यूमुलेशन। ये टर्मिनोलॉजी है जो आज के लेक्चर में हमने सीखनी है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट यूनिट, या जिसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये हर वो प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको हम कास्ट असाइन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे एक कास्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप बॉल्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बॉल जो है वो आपका एक कास्ट ऑब्जेक्ट है। अगर बॉल पॉइंट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो बॉल पॉइंट आपका जो है वो एक कास्ट ऑब्जेक्ट या कास्ट यूनिट है जिसको आप कास्ट असाइन कर सकते हैं। अगर आप बेवरेजेस की प्रोडक्शन करते हैं तो जो बॉटल है वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आप कास्ट असाइन कर सकते हैं। अगर फैन मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें फैन इटसेल्फ जो है, पंखा जो है,
वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आप उसको कॉस्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट सेंटर। अच्छा जी, ये वो लोकेशन या वो जगह है, प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है या यहाँ पे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आपकी कास्टें इनकर होती है। ठीक है, कौन सी कास्टें? जो फिर आप असाइन कर सकते हैं, एट्रीब्यूट कर सकते हैं किसको? कास्ट यूनिट को। इसके मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है वो किस बेस पे इवेल्युएट होती है? वो इंक्रीज ऑफ कास्ट की बेस के ऊपर होती है। अब एक बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बेहतर तो वो मैनेजर है ना जिसने कास्ट कम लगाई, लेकिन जरूरी ये है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या बना रहा है उसकी क्वालिटी ना मुतासिर हो। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ इसकी शेयर करने लगा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो वर्कशॉप है वो एक कॉस्ट सेंटर है, ऑटो सर्विस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, इलेक्ट्रिकल सर्विस डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। ये रेवेन्यूज नहीं जनरेट करते। पैकेजिंग डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट लगाना और प्रोडक्ट या सर्विस देना, बनाना। रेवेन्यूज जनरेट करना कॉस्ट सेंटर का काम नहीं है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ मैं मूव करता हूं और वो है रेवेन्यू सेंटर। अब इसका जो डिपार्टमेंट का हेड है, जो मैनेजर है, वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कास्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है, कास्ट कितनी इनकर हुई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट एक क्लासिक एग्जांपल है रेवेन्यू सेंटर की, कि इसका मैनेजर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? हाउ मच रेवेन्यू इज जनरेटेड, हाउ मच सेल्स आर गोइंग ऑन। वो इस चीज से कंसर्न नहीं है, उसका इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि उस प्रोडक्ट को बनाने पे कास्ट कितनी लगी थी। इसने रेवेन्यू जनरेट करना है। इसकी एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट है या फैक्ट्री आउटलेट है। ये क्या है? ये एग्जांपल्स हैं रेवेन्यू सेंटर की। तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर की परफॉर्मेंस किस चीज पे गेज की जाती है, किस चीज पे मेजर की जाती है? कि हाउ मच रेवेन्यू दे आर अर्निंग, not upon the basis of the cost which is incurred by the cost center to produce that unit. Okay जी। नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। अब ये मोस्ट ऑफ द केसेस जो डिफरेंट ब्रांचेस या डिवीजन्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो प्रॉफिट सेंटर होते हैं। और इनकी परफॉर्मेंस गेज किस बेस के ऊपर होती है? हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय द दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। अब इसकी जो एग्जांपल है प्रॉफिट सेंटर की, वो कोई भी ब्रांच या डिवीजन है। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की ही एग्जांपल दूं तो पंजाब कॉलेज के डिफरेंट जगहों पे जो कैंपसेस हैं, लाइक पंजाब कॉलेज का सरगोदा कैंपस, फैसलाबाद कैंपस, चिन्योट कैंपस, तो वो क्या हो सकते हैं? वो प्रॉफिट सेंटर हो सकते हैं। उनका प्रिंसिपल या जो हेड है उसकी परफॉर्मेंस किस बेस के ऊपर गेज की जाएगी कि हाउ मच प्रॉफिट is earned by that particular department, by particular campus. अब एक बात यहाँ पे आपको माइंड में रखनी होगी कि प्रॉफिट इंक्रीज करने के वेज जो है, एक ये है कि रेवेन्यू आपका कांस्टेंट रहे, रेवेन्यू कांस्टेंट, और आपका जो कास्ट है वो डिक्रीज कर जाए। दूसरा क्या है कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर जाए, कास्ट इधर कम हुई थी और इधर कास्ट जो है वो कांस्टेंट रहे, कास्ट कांस्टेंट रहे। और तीसरा क्या है कि रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर जाए और कास्ट आपकी जो है वो डिक्रीज कर जाए। इन तीनों वेज में भी आपका प्रॉफिट अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट सेंटर है। इन्वेस्टमेंट सेंटर ऐसा प्रॉफिट सेंटर
जिसके मैनेजर के पास एक एडिशनल अथॉरिटी हो कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की डिटेल डिस्कशन तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वो मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो सेल या परचेज कर सके नॉन करंट एसेट्स की। सेल या परचेज नॉन करंट एसेट्स की अगर वो कर सकता है तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट सेंटर है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस पहले क्या होता था कि मेजॉरिटी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड होती थी, हेड ऑफिस में जो स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग होते हैं उनके पास होती थी। लेकिन अब भी एक कॉन्सेप्ट आया है डिसेंट्रलाइजेशन का कि आप डिपार्टमेंट लेवल पे या ब्रांच लेवल पे लोगों को अख्तियारात दें। तो अब मोस्ट ऑफ द केसेस जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो इन्वेस्टमेंट सेंटर होते हैं, उनके मैनेजर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉन करंट एसेट्स की सेल और परचेज भी कर सके। क्यों? क्योंकि देखिए हर ब्रांच के, हर डिपार्टमेंट का, हर डिवीजन के अपनी रिक्वायरमेंट है। तो वो मैनेजर जो वहां पे बैठा हुआ है ये डिसेंट्रलाइजेशन के हक में आर्गुमेंट है कि वो बेहतर वे में फैसला कर सकता है कि उसे अपनी ब्रांच के लिए क्या डिसीजंस लेने चाहिए। तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी खुद ले। जी, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट हम उस कास्ट को कहते हैं जो कोई हमने अल्टरनेटिव डिसीजन लेना है तो जो फॉर गो बेनिफिट हमने किया, बेनिफिट जो हमने सैक्रिफाइस किया, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कास्ट। इसकी एग्जांपल मैं यूं देता हूं कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि वीकेंड पे हमें कोई आउटिंग के लिए लेके जाए। एज्यूम करें कि कोरोना वायरस की और लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑप्शन देते हैं कि वो पार्क में जा सकते हैं, वो सिनेमा घर मूवी देखने जा सकते हैं, या वो रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। तो बच्चों ने इन तीनों में से एक डिसीजन लेना है। तो जो बाकी खुशी उनको मिलनी थी पार्क जाने में, लेट्स से उन्होंने डिसीजन लिया कि रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना है या मूवी देखने से, वो उन्होंने फॉरगो की अपने इस डिसीजन के लिए कि हमने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है। तो वो उनकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। अब इसकी ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपने एक बिल्डिंग पहले रेंट आउट की हुई थी और उसका आपको रेंट मिल रहा था 10,000 रुपीज। अब आपने ये कहा कि इस बिल्डिंग को आपने यूटिलाइज करना है अपने बिजनेस पर्पस के लिए। अब बिजनेस पर्पस के लिए जब आपने यूटिलाइज करना है तो अब आपको रेंट नहीं मिलना, ये आपने फॉरगो किया 10,000 रुपए। अब ये अपॉर्चुनिटी कास्ट है बिजनेस की कि आपने उस डिसीजन क्या लिया, डिसीजन ये लिया कि उस बिल्डिंग को आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। से वहां पे आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल करना है या अपना आउटलेट बनाना है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाना है, व्हाटसोएवर जो भी काम करना है, तो उससे रेंट आपने फॉरगो किया, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट है। इसके बाद है टर्म रेलिवेंट कास्ट। अब ये वो कास्ट है जो किसी भी डिसीजन लेने के साथ चेंज होंगी, उनको हम क्या कहेंगे, रेलिवेंट कास्ट, और वो उस डिसीजन की वजह से फ्यूचर में इनकर होंगी, फ्यूचर में इनकर होंगे। अब इसकी क्लासिक एग्जांपल तो वेरिएबल कास्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट कास्ट है तो इसलिए ये रेलिवेंट कास्ट पे हुई कि आपने डिसीजन लिया कि अभी आपकी प्रोडक्शन है 500 यूनिट्स की, अब आपने 500 से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है और लेके जाना है 1000 पे। तो पहले 500 जब आपका एक्टिविटी लेवल था तो पर यूनिट कास्ट आपकी 10 थी, तो आपकी टोटल कास्ट कितनी बन गई, 500 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 5000। अब ये 5000 आपकी करंट डिसीजन लेवल पे है। अब नया डिसीजन आपने लिया और आपने कहा कि आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है 1000 यूनिट्स पे लेके जानी है। पर यूनिट तो हमने वेरिएबल कास्ट कहा था कांस्टेंट रहेगी 10, तो इज इक्वल टू हमारी 10,000। तो ये जो 5000 एडिशनल आपका इंक्रीज होना है इस डिसीजन से कि प्रोडक्शन बढ़ानी है 500 से एडिशनल 500 पे,
तो ये जो 500 की एडिशनल प्रोडक्शन का फैसला किया तो कास्ट भी 5000 से हमारी इंक्रीज कर गई, तो ये हमारी रेलिवेंट कास्ट हुई। फिक्स्ड कास्ट भी इसी तरह अगर चेंज लाते हैं, इसकी एग्जांपल स्टेप फिक्स्ड कास्ट। लेट्स अज्यूम अभी आपके पास 9 वर्कर्स काम कर रहे हैं, अब आपने डिसीजन किया कि 6 वर्कर्स और हायर करने हैं, तो इस डिसीजन की वजह से पहले 10 वर्कर्स पे एक सुपरवाइजर काम करता था, अब 15 वर्कर्स हो गए, तो आपको सुपरवाइजर कितने चाहिए? 2 सुपरवाइजर्स चाहिए। जब आपको 2 सुपरवाइजर्स चाहिए तो आपकी कास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक हो गया चीज? अब ये स्टेप फिक्स्ड कास्ट जो एडिशनल चेंज आया है, एक सुपरवाइजर की जो एडिशनल सैलरी है वो रेलिवेंट कास्ट है आपकी। अपॉर्चुनिटी कास्ट विल ऑलवेज बी रेलिवेंट कास्ट बिकॉज आपने उस डिसीजन की वजह से कुछ ना कुछ फॉरगो किया है। फिर हमारे पास इररेलेवेंट कास्टें हैं, इनको कमिटेड कास्ट भी कहते हैं। इररेलेवेंट कास्ट को और क्या कहते हैं? कमिटेड कास्ट, जो आपने ऑलरेडी कमिट कर ली हैं, जो लगनी ही लगनी है, चाहे आप डिसीजन लें या ना लें, तो ये कमिट हो चुकी हैं, इन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके करंट डिसीजन की वजह से। इस तो ये कास्टें आपकी रहनी रहनी है। बिल्डिंग का रेंट फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम हमने अभी बात की थी कि 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करें या 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, बिल्डिंग का रेंट तो रहना ही रहना है, वो ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हैं, तो वो इररेलेवेंट कास्ट है। तो जो फिक्स्ड कास्टें होती हैं वो इररेलेवेंट होती हैं अनलेस कि उनमें कुछ ना कुछ चेंज आए। ठीक हो क्या चीज? इसी तरह मशीन की डेप्रिसिएशन जो है वो भी इररेलेवेंट कास्ट है, चाहे प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, एक्टिविटी भी बढ़ाएं ना बढ़ाएं, डिसीजन नया ले ना ले, मशीन की डेप्रिसिएशन रहनी ही रहनी है। संक कास्ट जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, अब ये भी इररेलेवेंट कास्ट होती है। संक कास्ट, संक कहते हैं डूबने को, सिंक संक संक, तो संक कास्ट तो जो डूब चुकी है, जो आप लगा चुके हैं, जो आपने ऑलरेडी कमिट कर दी है, तो ये हमेशा इररेलेवेंट कास्ट रहेगी और ये चेंज नहीं होती आपके नए डिसीजन की वजह से। इसकी एग्जांपल क्या है कि रिसर्च कास्ट आपने लगा दी, फर्दर उससे नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या नहीं करनी, आपने आपके उस डिसीजन से रिसर्च कास्ट आपकी नहीं चेंज होगी, क्योंकि वो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। आर्किटेक्चर से आपने नक्शा बनवा लिया, घर या बिल्डिंग या प्लाजा बनाने के लिए आप डिसीजन लें या ना लें कि प्लाजा बनाना है, घर बनाना है या नहीं बनाना, वो कास्ट आपकी ऑलरेडी लग चुकी है। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके पास पैसे थे, सेविंग थी, आपने लेट्स अज्यूम लाहौर सिटी में किसी अच्छी लोकेशन पे प्लॉट खरीद लिया, तो प्लॉट की परचेज प्राइस आपने पे कर दी। आफ्टर 5 इयर्स आपने डिसीजन लिया कि जी मुझे इस प्लॉट पे एक प्लाजा खड़ा करना है, तो प्लॉट की परचेज प्राइस तो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, वेदर आप डिसीजन लेते हैं कि प्लाजा खड़ा करना है या नहीं करना, वो कास्ट आप इनकर कर चुके हैं। वो जो पहले परचेज प्राइस थी प्लॉट खरीदने की, वो आपकी संक कास्ट है, वो आप लगा चुके हैं। फिर है प्रोडक्ट कास्ट, ये वो कास्ट है जो आप एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को असाइन करते हैं। नॉर्मल क्या होता है कि आपकी सारी जो फैक्ट्री कास्ट हैं वो प्रोडक्ट कास्ट हैं, बट एक एक्सेप्शन है कि एफओएच को हम बाइफिरकेट कर लेते हैं 2 कैटेगरीज में। एफओएच को हम क्या करते हैं, बाइफिरकेट कर लेते हैं 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? वेरिएबल और फिक्स्ड। अब जो वेरिएबल है और फिक्स जो है, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथडोलॉजीज में इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर तो आप एब्जॉर्प्शन कास्टिंग की मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं तो फिक्स्ड भी प्रोडक्ट कास्ट है और वेरिएबल भी प्रोडक्ट कास्ट है।
तो वेरिएबल एफओएच हमेशा प्रोडक्ट कास्ट ही रहेगी, लेकिन फिक्स्ड की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफर करेगी। एब्जॉर्प्शन में तो ये प्रोडक्ट कास्ट रहेगी, लेकिन अगर आपका मार्जिनल कास्टिंग है, अगर आपका मेथड मार्जिनल कास्टिंग है, तो फिर फिक्स्ड कास्ट प्रोडक्ट कास्ट नहीं रहेगी। ये बात हम फ्यूचर में भी जाके जब एब्जॉर्प्शन कास्टिंग और मार्जिनल कास्टिंग डिस्कस करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन डिटेल, लेकिन यहाँ पे ये मैं आपको बात क्लैरिफाई कर देता हूँ कि सारी फिक्स्ड कास्टें हमेशा प्रोडक्ट कास्ट नहीं होती। हाँ, वेरिएबल फिक्स्ड कास्टें हमेशा प्रोडक्ट कास्ट होती हैं, लेकिन फिक्स्ड जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एब्जॉर्प्शन कास्ट, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं, ये एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में तो प्रोडक्ट कास्ट है, लेकिन मार्जिनल कास्टिंग में ये पीरियड कास्ट होती है। जी, तो पीरियड कास्ट कौन सी होती है? जो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग पीरियड में आप एक्सपेंस आउट कर देते हैं और प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स को, प्रोडक्ट को, यूनिट को, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चार्ज नहीं करती, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होती है। तो इसकी क्लासिक एग्जांपल तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की है कि ये हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं और मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम रेलेवेंट टाइम पीरियड में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपकी वेरिएबल कास्टिंग मेथडोलॉजी है या जिसको हम मार्जिनल कास्टिंग कहते हैं, तो मार्जिनल कास्टिंग में फिक्स्ड एफओएच भी हमारे पीरियड कास्ट बन जाती है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हर केस में पीरियड कास्ट ही रहती है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारी टर्म हिस्टोरिकल कास्ट। अच्छा जी, ये वो कास्ट है जो बॉर्न हो गई थी, जिसका पता चल गया था जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन हुई थी, उसी वक्त आपको पता चल गया एक्चुअल कास्ट हमारी कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल कास्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाते हैं, वो मेजॉरिटी जो बनती हैं वो हिस्टोरिकल कास्ट बेसिस पे बनती हैं। एक्सेप्शन टू द रूल हर जगह पे होता है। लेट्स अज्यूम, इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है कि आपने एक बिल्डिंग पहले खरीदी थी 4 लाख की, तो जिस वक्त आपने खरीदी थी आपको पता चल गया कि बिल्डिंग ये 4 लाख की है, तो लेटर ऑन ट्रांजैक्शन कब हुई? जब बिल्डिंग परचेज की गई, तो लेटर ऑन आपको पता है कि ये 4 लाख की बिल्डिंग हमने खरीदी थी, तो वो बिल्डिंग की हिस्टोरिकल कास्ट कहलाएगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड कास्ट। स्टैंडर्ड कास्ट कौन सी होती है? जो प्री डिटरमिन, आपने खुद डिटरमिन कर ली। ये अब एक्सपर्ट ओपिनियन मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट की यहाँ पे यूज होती है कि वो स्टैंडर्ड कैसे, फिर जब एक्चुअल कास्ट होती है इसके साथ कंपेयर किया जाता है। क्यों स्टैंडर्ड कास्ट बनाते हैं? ताकि कल को कंपेयर किया जा सके परफॉर्मेंस को जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे। अब ये टोटली एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें इन्वॉल्व होती है कि स्टैंडर्ड क्या बनाना है। जैसे कि ये स्टैंडर्ड बनाया गया है कि पर आवर, एक आवर का जो रेट आपने पे करना है लेबर अपने को, वो कितना है? 40 रुपए है। ठीक हो गया जी। तो स्टैंडर्ड कास्ट हम क्यों बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स क्यों सेट करते हैं? ताकि कल को एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर किया जा सके। अब आपने कहा कि जी लेबर को आपने पे करना है ₹40 पर आवर, लेकिन लेटर ऑन हुआ क्या कि जी एक्यूट शॉर्टेज होगी लेबर की, तो मुमकिन है आपको इससे ज्यादा पे खरीद लेबर को हायर करना पड़े। मुमकिन है लेबर बहुत ज्यादा सरप्लस में है, इससे कम पे आप उसको एक्चुअल में हायर कर ले, तो वो उस वक्त हम जाके कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल रिजल्ट्स को। जी, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी जो है वो है इम्प्लिसिट कास्ट। अच्छा जी, इस कास्ट को इकोनॉमिक कास्ट भी बोलते हैं और इम्प्यूटेड कास्ट भी बोलते हैं। इकोनॉमिक कास्ट भी बोलते हैं और इम्प्यूटेड कास्ट भी बोलते हैं। जी, तो इम्प्लिसिट कास्ट कौन सी होती है? इस कास्ट के अगेंस्ट कोई कैश पेमेंट नहीं होती और ये ना ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है।
तो जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती, इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता मॉनेटरी वैल्यू में, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये अकाउंटेंट्स के डोमेन में ये कॉस्ट नहीं है। बट जो इकोनॉमिस्ट है वो अपने रिसर्च या अपने डिसीजन मेकिंग में इंप्यूटेड कॉस्ट को अकाउंट फॉर करते हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल ये लिखी हुई है कि ओनर ने, जो बिजनेस का मालिक है, उसने अपना टाइम कुछ स्पेंड किया थिंकिंग थॉट प्रोसेस में कि हाउ टू डिवाइस द स्ट्रेटजी ऑफ द बिजनेस टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके लिए जो उसने अपना टाइम स्पेंड किया, उसकी भी एक वैल्यू तो है, लेकिन उस वैल्यू को हम अकाउंट फॉर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कौन सी कास्ट है, इम्प्लिसिट कास्ट है। लेकिन फिर हमारे पास एक टर्म है एक्सप्लिसिट कास्ट। अब एक्सप्लिसिट कास्ट जो होती है, इसके अगेंस्ट कैश पेमेंट होती है, इसको आप कैश में मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसको आउट ऑफ पॉकेट कास्ट भी कहते हैं। तो इसको जब आउट ऑफ पॉकेट कास्ट कहते हैं तो इनको अकाउंटेंट्स अकाउंट फॉर करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, चाहे वो कास्ट अकाउंटेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट हो, वो एक्सप्लिसिट कास्ट को ही अकाउंट फॉर करेगा। तो एक्सप्लिसिट कास्ट जो है वो अकाउंटेंट्स की डोमेन में है, लेकिन इम्प्लिसिट कास्ट अकाउंटेंट्स की डोमेन में नहीं है। इसकी एग्जांपल वेजेस, रेंट, मटेरियल, या वो सारी चीजें जिनके अगेंस्ट कैश पेमेंट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये एक्सप्लिसिट कास्ट है। फिर है डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट। कि डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट वो कास्ट जो एक एक्टिविटी लेवल से दूसरे एक्टिविटी लेवल पे जाए, तो जो एडिशनल कास्ट आपने इनकर की वो आपकी इंक्रीमेंटल कास्ट है। लेट्स अज्यूम अगर हमने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए करने थे, तो उसके लिए हमारी कास्ट कितनी थी, 15,000। और अगर हमने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 15,000 कास्ट थी, 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो 60,000 कास्ट है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस है 45,000, वो हमारी इंक्रीमेंटल कास्ट है टू प्रोड्यूस हाउ मेनी एडिशनल यूनिट्स, 2000 यूनिट्स। ये 45,000 हमारी कास्ट किसके लिए है, 2000 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए। तो अब पता चल गया डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट का, कि ये जो भी एक एक्टिविटी लेवल से जब हम दूसरे एक्टिविटी लेवल पे जाते हैं, तो जो एडिशनल कास्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे डिफरेंशियल कास्ट या उसको हम इंक्रीमेंटल कास्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डिफरेंशियल कास्ट या इंक्रीमेंटल कास्ट जो है ये हमेशा रेलिवेंट कास्ट होती है, ये हमेशा रेलिवेंट होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कास्ट है ये हमेशा रेलिवेंट कहलाएगी, क्योंकि ये आपने एडिशनल डिसीजन लेने की वजह से, डिसीजन यहाँ पे क्या लिया कि प्रोडक्शन 2000 यूनिट से बढ़ानी है, तो कॉस्ट एडिशनल आई 45,000। तो डिफरेंशियल कास्ट और इंक्रीमेंटल कास्ट हमेशा क्या होती है, हमारी रेलिवेंट कास्ट होती है। फिर इसके बाद है हाउ टू एक्यूमुलेट कास्ट। कि यहाँ पे बात एक याद रखिएगा, समटाइम क्या होता है कि आप होमोजीनियस नेचर की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, होमोजीनियस नेचर की, और डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर के वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है होमोजीनियस नेचर की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो कास्ट है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनकर हो रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इनकर हो रही है। तो उसको किसी भी कास्ट ऑब्जेक्ट को अगर हमने असाइन करना है तो उसको एक्यूमुलेट करना है सारे डिपार्टमेंट्स की कास्टों को।
तो उसके लिए जो मेथोडोलॉजी यूज होती है वो प्रोसेस कास्टिंग यूज होती है। इसको हम इन डिटेल, ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है कास्ट काउंटिंग का, कि हाउ टू अकाउंट फॉर प्रोसेस कास्टिंग, या हमने सीपीआर, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है जी। तो हमारे पास एक मेथोडोलॉजी ये है, अगर आपकी एक प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर की और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से वो गुजर के मुकम्मल होती है, तो उसकी कास्ट यूनिट को कास्ट असाइन करने के लिए हम जिस मेथोडोलॉजी का सहारा लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कास्टिंग। लेकिन अगर हमारी यूनिक नेचर की कोई जॉब या प्रोडक्ट है, जॉब से मुराद क्या है कि वो एक यूनिट भी हो सकता है, एक बैच भी हो सकता है, 10 यूनिट्स का या 15 यूनिट का, जो नॉर्मल आप उसी तरह की प्रोडक्ट रूटीन में नहीं बनाते, तो उसकी कास्ट असाइन करने के लिए, या होमोजीनियस नेचर की प्रोडक्ट है लेकिन ह्यूमन मेड है, क्या है, ह्यूमन मेड है, होमोजीनियस लेकिन ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्व है, इंसान बनाता है ना कि मशीनरी बनाता है, तो उसके लिए हमारे पास जो मेथोडोलॉजी है वो है कास्ट, जॉब ऑर्डर कास्टिंग। तो इसको जॉब ऑर्डर कास्टिंग को यूज करते हुए हम पर यूनिट कास्ट असाइन करते हैं या एलोकेट करते हैं। अब जरा ये बात समझिएगा कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग में मैंने बात की कि ह्यूमन मेड प्रोडक्ट है होमोजीनियस नेचर की। क्यों? देखिए, ह्यूमन कैपिटल की, इंसान की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है काम करने की, वो हर पॉइंट ऑफ टाइम में डिफर करेगी। तो मुमकिन है एक कारपेंटर वो सारा काम हाथ से करता है, एक टेबल 1 घंटे में बनाता है, उसी नेचर का सेम उसी तरह का डिटो कॉपी टेबल वो दूसरा जो है वो 1.5 घंटे में बनाता है, तो उसका टाइम डिफर कर गया, तो उसकी कास्ट भी, टाइम की भी तो एक कास्ट है, वो डिफर करेगी। इसलिए हम उसके लिए कौन सा मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, जॉब ऑर्डर कास्टिंग। जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये टर्मिनोलॉजीज थी जो आज हमने डिस्कस की। कल मैं इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा जिसमें हम फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे मजीद लेक्चर्स के नोटिफिकेशन लेने के लिए काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच जी।